हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। ठीक है, जो अक्सर बहुत ही कॉमन चीज़ है, बच्चों को जो है ये अक्सर आता है एग्जाम में। तो आज हम एक एक करके सभी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपिता की। ठीक है, राष्ट्रपिता हमारे जो है कौन है, वो महात्मा गांधी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 ईस्वी में भारतीय और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, ये महात्मा गांधी के बारे में है, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक, और गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन काल को राष्ट्रीय गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1917 से लेकर 1947 जो समय था, उस समय को हम गांधी युग कहते हैं, क्योंकि इसी समय जो है गांधी जी काफ़ी सक्रिय थे। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था, और तब से लेकर आज तक सभी लोग जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के ही नाम से जानते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का नाम दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कह के बुलाया था, और विंस्टन चर्चिल ने जो है सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। तो ये था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। फिर हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा है। भारतीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसी 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। ठीक है, और इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। अक्सर ये प्रश्न पूछता है। इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और इसके आगे और बात करते हैं। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग, जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे की तरफ जो है हमारा कौन सा रंग है, हरा रंग है, जो जिससे क्या होता है, विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसको हम हरियाली का भी प्रतीक मानते हैं। अब फिर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाला तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया। 22 अगस्त 1907 को जर्मन के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी ज़मीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। और फिर 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेन सिंह नार्गी एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया था। तो ये हमारा जो है एक के बाद एक स्टेप होता जा रहा था। फिर 1971 में अमेरिका की अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। और फिर 9 जनवरी 1987 को कर्नल जेके बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था।
फिर 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव स्क्वाड लीडर संजय थापा ने तिरंगे को फहराया। फिर जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका झंडा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। ये विशेष उनको जो है अधिकार मिला हुआ है। फिर 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। ठीक, और फिर 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पूर्व अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज को वहां फहराया है। फिर 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकता है। अब हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय गान की, जिसको नेशनल एंथम्स कहते हैं। नेशनल एंथम्स में आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है। चलिए एक बार हम इसको बता देते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये तो था हमारा राष्ट्रीय गान। अब हम बात करते हैं उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा जो है राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इस राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, यानी कि अपनाया गया था। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और राष्ट्रीय गान में 13 पंक्तियां हैं, जिसकी गायन में 52 सेकेंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्ला की राष्ट्रीय गान आमार सुनार बांग्ला की रचना की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इस राष्ट्रीय गान का जो है बांग्ला में अनुवाद भी किया था, रचना की थी। फिर 15 अगस्त 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रीय गान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी की। ठीक, फिर 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हो गए। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम है, आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और अधिक जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उनका यह गान बंगाली भाषा में था, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है राष्ट्रीय गीत की रचना जो है बंगाली भाषा में की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी में की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम की रचना जो है संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक,
अब इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्ना लाल घोष द्वारा तैयार की गई है और वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया था, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आगे भी देखते हैं। 1949 में मास्टर कृष्णराव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिसके निर्देश में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रीय गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशनल वंस अगेन को मिला। अब चलिए बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। देखिए, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र द्वारा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई देता है। ठीक है, अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। देवनागरी लिपि यही जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, यही देवनागरी लिपि है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति का प्रतीक है, परिश्रम एवं गतिशील का द्योतक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह जो है साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का द्योतक है। तो ये था हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर के बारे में। सरकारी कामकाज के उद्देश्य में 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से प्रारंभ होता है। ठीक है, और अंतिम महीना फागुन का होता है। राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघशीर्ष, फागुन। और शक संवत जो है 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब हम बात करेंगे जो है राष्ट्रीय पशु की। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको इंग्लिश में पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ। अब फिर थोड़ा आगे भी हम देख लेते हैं बाघ के बारे में। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किमी है। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। ठीक है, ये डाटा आप लोग जो है एक बार और देख लीजिएगा, नए अपडेट कर लीजिएगा। अब फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि पीकॉक के बारे में। ठीक है, भारत सरकार ने 1963 में मयूर यानी कि पावो क्रिस्टेसस
को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है, ये पावो क्रिस्टेटस ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँखों के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलगी होती है। ठीक है, कलगी यानी कि जो सिर के ऊपर लंबा सा होता है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षण दृश्य पैदा करता है। भारतीय वन्य प्रणाली यानी कि सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। ठीक है, भारत में पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानूनन अपराध घोषित किया गया। ठीक है, भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रमण्यम का वाहन है। ठीक है, ये तो था हमारा राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। जैसे कि आप फूल ये तस्वीर में देख रहे हैं, हमारा भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है, जिसको वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन कहते हैं। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बेंगालिसिस है। और यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष है जो कई सालों तक स्थित रहता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी माना जाता है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ क्षेत्र में फैली होती हैं। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती, यानी कि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय फल के बारे में। राष्ट्रीय फल जो है हमारा मैंगो यानी कि आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम जिसका वैज्ञानिक नाम मैनिकीफेरा इंडिका है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू हुई थी। अब भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 यानी कि दोनों तरफ जो है 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम खेल में भाग लेती हैं। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक यानी कि छड़ी जो होती है वो 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 के एडमंड्स ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदुपरांत 1964 और 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावरित किया, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्टिक एवं पहिए के रूप में सजी हुई है। और हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। ठीक है, चलिए गंगा के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक, जो कि हमारे देश की पवित्र नदी भी है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। भारत का सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर
लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। ठीक है। और गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अंत में यह कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी की प्रदूषण को रोकने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि डॉल्फिन के बारे में। 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना है। विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फूला, चीन में यांगत्से नदी में बाजी और ब्राज़ील में अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। इसकी आँखों में लेंस नहीं होता है। मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। ये तो हो गया हमारे राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय मुद्रा है जो लोगो तैयार किया गया है उसके बारे में। भारतीय रुपये का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक यानी कि ये जो इस तरह से ये फिगर में जो दिखाया गया है, ये प्रतीक देवनागरी लिपि के आर अक्षर को मिलाकर के बनाया गया है। ठीक है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एवं यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है। मुंबई IIT के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा के जो चिन्ह को डिजाइन किया है। ठीक है। और जो राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर आर और रोमन अक्षर र और आर का मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर आर को बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समानता भी है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्मारक यानी कि इंडिया गेट के बारे में। ठीक है। इंडिया गेट का राष्ट्रीय स्मारक यानी नेशनल मोनूमेंट है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया जो सर्वप्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कॉनाट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली थी। इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है। अब पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 के स्मारक भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहेगी। यानी कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिक मारे गए थे वहाँ पर उनकी जो है श्रद्धांजलि के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो है वहाँ पर उनके स्मारक तैयार किए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी की। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन बाद में इसे जो है इसकी संख्या 22 कर दी गई थी। इनमें जो है हिंदी,
मलयालम, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली है। ठीक है। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि एलिफेंट, यानी कि राष्ट्रीय पशु एलिफेंट के बारे, हाथी के बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। ठीक है। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र ऐरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे। ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला जयपुर के पास कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया है, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। अब हम अन्य कुछ जो है प्रतीक हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी की है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस जिसको 15 अगस्त भी कहते हैं, गांधी जयंती जिसे जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय मंत्र ओम है। ओम इस तरह से आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। ये हमारा ओम है। और राष्ट्रीयता हमारी क्या है? भारतीय है। राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते हैं सर्वोच्च। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और राष्ट्रीय विदेश नीति जो है गुटनिरपेक्षता है। और राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक जो कि मैंने आप पहले भी पढ़ा चुका है यही है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। ठीक है। कमेंट भी करिए अगर नहीं आया है समझ में तो। और प्लस जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। फिर आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।